हेलो गाइस, योबर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रोचक और शक्तिशाली प्राकृतिक विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं जो पृथ्वी के अंदर छिपी ऊर्जा को बाहर लाता है और उसका नाम है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के अंदर मौजूद लावा, गैस और राख बाहर निकलती है और कभी कभी ये बहुत बड़े विस्फोट के रूप में दिखाई देती है। आज की इस क्लास में हम विस्तार से समझेंगे कि ज्वालामुखी क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से हैं तथा इसमें प्रमुख कारण क्या है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हैं और उनका मानव जीवन पर और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप इस क्लास में एंड तक बने रहिए। इस क्लास में एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हो तो ज्वालामुखी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास ज्वालामुखी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ज्वालामुखी कहते किसे हैं। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर बना एक छेद या मुख है। क्या है? जो ज्वालामुखी है वो पृथ्वी की सतह पर बना एक छेद या मुख है। इससे पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पदार्थ जिसको मैग्मा कहते हैं वो कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। तो जो ज्वालामुखी है वो पृथ्वी की सतह पर बना एक छेद या क्या होता है? मुख है। और इससे पृथ्वी के अंदर का जो पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है। और इस ज्वालामुखी के साथ साथ में राख, गैसें और भाप भी निकलती हैं। तो जब ज्वालामुखी में जब मैग्मा बाहर निकलता है तो उसके साथ साथ में राख भी बाहर निकलती है और गैस और उसके साथ में भाप भी निकलती है। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर बना एक छेद या मुख है। इसमें पृथ्वी के अंदर का जो पिघला हुआ पदार्थ जिसको हम मैग्मा कहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर होता है वो बाहर निकलता है। और इसके साथ साथ जो मैग्मा है उसके साथ साथ में राख, गैस और भाप भी निकलती है। तो जैसे हमारी ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी पर यहाँ पे क्या बन गया? एक छेद बन गया। और इस छेद से जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा भरा हुआ है वो कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। कहाँ निकलता है? इसी छेद से जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है। और इस मैग्मे के साथ साथ क्या क्या भी निकलती है? इस मैग्मे के साथ राख भी निकलती है, गैसें भी निकलती हैं और भाप भी निकलती है। अब बात की जाए जो मैग्मा है उसके साथ साथ में क्या क्या निकलता है। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो सबसे ज्यादा जो निकलती है वो क्या निकलती है? जलवाष्प निकलती है। क्या निकलती है? जलवाष्प निकलती है। और सबसे ज्यादा सांद्रता इसकी होती है 60 से 90%। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है ज्वालामुखी के जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है सबसे ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है। तो आपको 3 ऑप्शन में दे देगा, H2O, CO2, SO2 या कोई अन्य गैस। तो आपका आंसर क्या रहेगा? जलवाष्प रहेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा क्या निकलती है? जलवाष्प ही निकलती है। जो गैसों में बात की जाए तो जलवाष्प सबसे ज्यादा निकलती है और ये 60 से 90% होती है। दूसरे नंबर पर CO2 निकलती है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये 5 से 15% होती है। ये दूसरी प्रमुख गैस होती है। और उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है जो 1 से 5% होती है। ये तीसरी प्रमुख गैस है। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है। उसके साथ साथ में राख, गैसें और भाप भी निकलती है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जलवाष्प निकलता है 60 से 90%। दूसरे स्थान पर CO2 गैस होती है जो 5 से 15% होती है। तीसरे स्थान पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 होती है। इसकी मात्रा 1 से 5% होती है। और उसके साथ साथ कुछ अन्य गैसें भी निकलती है जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ये बहुत कम मात्रा में निकलती हैं। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये जो गैसें हैं ये क्या होती हैं? बहुत कम मात्रा में निकलती हैं। सबसे ज्यादा जलवाष्प निकलती है 60 से 90%। दूसरे नंबर पर CO2 निकलती है 5 से 15% और तीसरे नंबर पर सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है 1 से 5%। अब बात करें ज्वालामुखी के भाग की। तो देखिए, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें अंदर कुछ भाग भी होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? क्रेटर की। किसकी बात करते हैं? क्रेटर की। तो ज्वालामुखी के मुख पर जो कीप जैसा गहरा खड्डा बनता है उसी को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है? ज्वालामुखी के बीच जो कीप होती है वहां पर एक खड्डा बन जाता है। उस खड्डे को ही क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी के मुख पर जो कीप जैसा गहरा खड्डा बनता है उस खड्डे को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं।
दूसरा है मैग्मा। तो मैग्मा क्या होता है? तो मैग्मा जब वह पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर होता है तो उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जो पृथ्वी है वो कई परतों में है, जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर है। इसके जो मेंटल वाले भाग है उसमें क्या है? मैग्मा है। क्या है? जो पिघला हुआ पदार्थ जो मेंटल वाले भाग में रहता है वो क्या रहता है? मैग्मा रहता है। तो मैग्मा क्या है? जब यह पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर होता है तो इसको मैग्मा कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है उसी को मैग्मा कहा जाता है। और ये जब पदार्थ ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कहाँ निकल के आ जाता है? पृथ्वी के ऊपर सतह पर निकल के आ जाता है। तो जब ये मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद जब पृथ्वी की सतह पर आता है तो उसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो ये पदार्थ वही रहता है, लेकिन जब पृथ्वी के अंदर रहता है तो इसको मैग्मा कहा जाता है। और जब ये सतह पर बाहर आ जाता है, पृथ्वी की सतह पर बाहर आ जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। तो मैग्मा क्या होता है? जब ये पिघला पदार्थ पृथ्वी के अंदर होता है तो इसको मैग्मा कहते हैं, लेकिन जब ये मैग्मा सतह पर बाहर आ जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। तो क्रेटर किसको कहते हैं? तो ज्वालामुखी के मुख पर जो कीप जैसा जो खड्डा होता है उसको क्रेटर कहते हैं। और जब पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर होता है तो उसको मैग्मा कहते हैं। और ये जब मैग्मा जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कहाँ निकल के आ जाता है? पृथ्वी के बाहर आ जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। उसके बाद में बात करते क्रेटर, मैंने आपको बता ही दिया, ये कोलोडोरा टर्म है, ये भी आपको याद रखनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्रेटर तो क्या होता है? ज्वालामुखी के शिखर पर जो कीप के आकार का जो मुख होता है उसको हम क्रेटर कहते हैं। लेकिन तेज विस्फोट के बाद क्रेटर धसकर क्या बना लेता है? विशाल गड्ढा। तो जब ये क्रेटर क्या होता है, ये नीचे धस जाता है तो चारों तरफ क्या बन जाता है? एक विशाल गड्ढा बन जाता है। तो इस विशाल गड्ढे को क्या कहा जाता है? केल्डेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केल्डेरा कहा जाता है। ये याद रखिए आप इसको, ये ऐसे भी याद रखते हैं, क्रेटर होता है जो ज्वालामुखी का छोटा मुंह होता है, लेकिन जब ज्वालामुखी का मुंह बढ़ जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? केल्डेरा कहा जाता है। तो क्रेटर ज्वालामुखी के शिखर पर कीप के आकार का एक मुख होता है, लेकिन जब तेज विस्फोट के बाद में क्या होता है? जब विस्फोट तेज होता है तो ये क्रेटर भाग क्या होता है? अंदर की तरफ धस जाता है और एक बड़ा आकार ले लेता है। और इस बड़े आकार को ही क्या कहा जाता है? केल्डेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केल्डेरा कहा जाता है। और तीसरा है ज्वालामुखीय पाइप। तो वह रास्ता जिससे जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के अंदर से कहाँ आता? बाहर आता है। तो जिस रास्ते से बाहर आता है उस रास्ते को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखीय पाइप कहा जाता है। तो क्रेटर क्या है? ज्वालामुखी का छोटा मुख है। और जब ज्वालामुखी तेज विस्फोट होता है तो क्रेटर भाग नीचे धस जाता है और ये जो जिसका मुख है वो कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है। देखिए पहले कितना छोटा सा मुख था, तो छोटा मुंह रहेगा ज्वालामुखी का तो वो क्रेटर कहलाता है। और जब ये बड़ा हो जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? केल्डेरा कहा जाता है। और जिस पाइप के द्वारा मैग्मा पृथ्वी पर बाहर निकल के आता है उस पाइप को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखीय पाइप। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार की। तो ज्वालामुखी को दो आधार पर बांटा गया है, एक तो इनकी सक्रियता के आधार पर बांटा गया है और दूसरा इनको आकार के आधार पर बांटा गया है। तो ज्वालामुखी को एक तो इनकी सक्रियता के आधार पर बांटा गया है और दूसरा इनको आकार के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सक्रियता के आधार पर। तो सक्रियता के आधार पर तीन भागों में बांटा है, एक सक्रिय जिनको एक्टिव बोला जाता है, एक सुप्त जिसको इंग्लिश में डोरमेंट कहा जाता है और एक निष्क्रिय जिसको क्या कहता है? एक्सटिटेंट। तो सक्रिय का मतलब वो एक्टिव है, कभी भी विस्फोट हो सकता है, उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सुप्त ज्वालामुखी का मतलब पहले कभी विस्फोट हुआ था लेकिन अभी कुछ दिनों से वो शांत है, कोई विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में विस्फोट होने की संभावना है तो उसको सुप्त कहा जाता है। और ऐसे ज्वालामुखी जो कभी विस्फोट नहीं हुए और भविष्य में भी उनके विस्फोट होने की संभावना नहीं है तो उनको क्या कहा जाता है? निष्क्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। तो जो सक्रियता के आधार पर है उसके आधार पर ज्वालामुखी को तीन भागों में बांटा गया है, सक्रिय, सुप्त और निष्क्रिय। हमें एक एक की अब हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी को, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्टिव वोल्केनो। क्या कहा जाता है? एक्टिव वोल्केनो भी कहा जाता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब है जिनमें वर्तमान या हाल के समय में क्या हुआ हो? विस्फोट हुआ हो। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें वर्तमान में या हाल के समय में विस्फोट हुआ है और भविष्य में भी अगर विस्फोट होने की संभावना रहती है तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। तो मतलब हाल ही में उनमें विस्फोट हुआ है और भविष्य में भी उनमें विस्फोट होने की संभावना है तो ऐसे ज्वालामुखियों को सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है।
और इस ज्वालामुखियों के में से समय समय पर लाव, राख और गैस है जो समय समय पर निकलती रहती है। जो सक्रिय ज्वालामुखी होती है इनमें समय समय पर लावा, राख और गैसें बाहर निकलती रहती है। तो सरल अवस्था में अगर बात की जाए तो ये जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं ये हमेशा तैयार होते हैं, कभी भी इनमें विस्फोट हो सकता है। ये जागृत अवस्था में रहते हैं और लगातार गतिविधि करते रहते हैं। इसमें जो मैग्मा है वो लगातार पृथ्वी के कहाँ आता रहता है, बाहर आता रहता है, और बाहर जैसे ही मैग्मा आता है तो वो किसका रूप ले लेता है, लावा। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, इनसे लावा, राख और गैसें हैं वो समय समय पर बाहर निकलती रहती हैं और ये एक्टिव रहते हैं, ये कभी भी विस्फोट हो सकते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे बैरन द्वीप है, ये भारत का इंपॉर्टेंट है। जो एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी भारत का है वो बैरन द्वीप ही है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, जो भारत के कहां पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। एक है स्ट्राम्बो माउंट एटना। तो जो माउंट एटना है वो कहां पर है, इटली में है। दुनिया के सबसे पुराने और सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। जो माउंट एटना जो ज्वालामुखी है ये दुनिया के सबसे पुराने और सक्रिय ज्वालामुखी में से क्या है, एक है। ये किस पर स्थित है, ये याद रखिए, ये किस पर स्थित है, ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। माउंट एटना जो ज्वालामुखी है ये किस पर स्थित है, ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो माउंट एटना ज्वालामुखी है ये इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। दुनिया के सबसे पुराने और सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। दूसरा है स्ट्राम्बोली, ये भी इटली में स्थित है और ये किस पर स्थित है, ये लेपारी द्वीप पर स्थित है। किस पर स्थित है, जो स्ट्राम्बोली है ये लेपारी द्वीप पर स्थित है। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो जो माउंट एटना और जो स्ट्राम्बोली द्वीप है दोनों ही भूमध्य सागर के पास ही स्थित है, लेकिन जो स्ट्राम्बोली द्वीप है इसको क्या कहा जाता है, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये लेपारी द्वीप पर स्थित है और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि हर 15 मिनट में इसमें छोटे छोटे क्या होते रहते हैं, विस्फोट होते रहते हैं। तो माउंट एटना द्वीप और स्ट्राम्बोली द्वीप ये दोनों ही इटली में है। माउंट एटना सिसिली द्वीप पर है, स्ट्राम्बोली लेपोरी द्वीप पर है और दोनों ही भूमध्य सागर के करीब है। और इसीलिए जो स्ट्राम्बोली द्वीप है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि हर 15 मिनट में इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। क्या होता है, इसमें हर 15 मिनट में विस्फोट होता है। एक है मोना लोआ जो हवाई द्वीप पर स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। जो मोना लोआ ज्वालामुखी है ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो याद रखिए, बैरन द्वीप जो भारत का है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जबकि माउंट एटना और स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है ये इटली में स्थित है। और जिसमें माउंट एटना ये दुनिया के सबसे पुराने और सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। और जो स्ट्राम्बोली है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि हर 15 मिनट में इसमें क्या होते रहते हैं, छोटे छोटे विस्फोट होते रहते हैं। और एक है मोना लोआ जो हवाई द्वीप पर स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है, मोना लोआ ज्वालामुखी है। अब बात करते हैं ओजोस डेल साल्डो। क्या है, ओजोस डेल साल्डो ये दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, ये विश्व का जो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है वो ओजोस डेल साल्डो है। इसकी ऊंचाई 6893 मीटर है। कितनी है, 6893 मीटर है। अगर इसकी स्थान की बात की जाए तो ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। तो जो ओजोस डेल साल्डो जो ज्वालामुखी है ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और ये चिली, अर्जेंटीना चिली की सीमा पर एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है और इसको दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी कहते हैं। एक है माउंट एरेबस, इसका स्थान अंटार्कटिका है। ये अंटार्कटिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। जो माउंट एरेबस है ये कहाँ का ज्वालामुखी है, ये अंटार्कटिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। एक है कोटोपेक्सी। जो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है। जो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ पर स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है। और इसका जो ये किस टाइप का होता है, ये शंक्वाकार ज्वालामुखी। लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको उसका नाम याद रखना है और कहाँ पर स्थित है और उसकी विशेषता क्या है। तो जो कोटोपेक्सी है ये इक्वाडोर में है। और एक किलोआ भी है जो हवाई द्वीप यूएसए के अंदर स्थित है। ये सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है।
जो किलोआ जो ज्वालामुखी है वो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कौन सा है? किलाउ है। कौन सा है? जो किलाउ ज्वालामुखी है ये सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये प्रशांत महासागर के आसपास हवाई द्वीप पर स्थित है। तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाउ है। और अगर बात की जाए दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी तो ओजोस डेल साल्डो है। और बात की जाए दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी तो वो कौन सा है? मोना लोआ। तो सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ है, सबसे ऊंचा ओजोस डेल साल्डो है, और सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी मतलब वो हमेशा एक्टिव रहता है, कभी भी उसमें विस्फोट होता रहता है, तो वो कौन सा है? किलोआ है। कौन सा है? किलोआ है। तो अभी तक हमने सक्रिय ज्वालामुखी की बात की। अब बात करते हैं सुप्त ज्वालामुखी। कौन से ज्वालामुखी की बात करते हैं? सुप्त ज्वालामुखी की, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डोरमेंट कहा जाता है। तो सुप्त ज्वालामुखी, जिसको हम शांत ज्वालामुखी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? इसको शांत ज्वालामुखी या इसको डोरमेंट वोल्केनो भी कहा जाता है। इसका क्या होता है? इसके अंदर लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में फिर से विस्फोट हो सकता है। तो ये ज्वालामुखी क्या होते हैं? इसमें लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन इसके अंदर भविष्य में विस्फोट हो सकता है। इसको सोया हुआ ज्वालामुखी भी कहते हैं। जो शांत ज्वालामुखी होता है इसको सोया हुआ ज्वालामुखी भी कहते हैं, क्योंकि लंबे समय से इसमें विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में फिर से विस्फोट इसके अंदर हो सकता है, इसीलिए इसको सोया हुआ ज्वालामुखी कहते हैं। ये ज्वालामुखी कभी जग सकता है भविष्य में, तो इसीलिए इसको सोया हुआ ज्वालामुखी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नारकोंडम ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है? नारकोंडम ज्वालामुखी है। ये भारत के अंदर स्थित है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। कहां पर स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, और इसी को क्या बोला जाता है? निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ये भारत का महत्वपूर्ण ज्वालामुखी द्वीप है। तो जो नारकोंडम ज्वालामुखी है वो निष्क्रिय ज्वालामुखी है भारत का, और जबकि जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी है वो कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। तो जो नारकोंडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, ये एक निष्क्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है। और एक है माउंट विसुअस। क्या है? माउंट विसुअस ज्वालामुखी है। ये भी कैसा है? निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ये इटली में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये इटली में स्थित है। बहुत सक्रिय और खतरनाक भी इसको माना जाता है, क्योंकि 79 ईस्वी में पोम्पई को इसने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। देखिए, इसको सुप्त ज्वालामुखी मानते, मतलब पहले कभी इसमें एक बार विस्फोट हुआ था, लेकिन उस समय जो विस्फोट हुआ था उसको क्या माना जाता है? बहुत ही खतरनाक विस्फोट माना जाता है। ये 79वीं ईस्वी में पोम्पई शहर को इसने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? इसने पोम्पई शहर को नष्ट कर दिया था। तो इसको क्या बोला जाता है? सर्वाधिक विस्फोट और खतरनाक ज्वालामुखी इसको माना जाता है। तो जो माउंट विसुअस ज्वालामुखी है ये बहुत ही, इसको सक्रिय तो मत मानिए, लेकिन इसको क्या मानिए? खतरनाक मानिए। क्या मानिए? इसको आप खतरनाक ज्वालामुखी मानिए। ये बहुत ही खतरनाक है। मतलब इसमें विस्फोट इतना स्पीड में हुआ था उस टाइम में कि लोगों को बचने को टाइम ही नहीं मिला। जो लोग जहां पर खड़े हुए थे वो वहीं पर क्या बन गए थे? पत्थर बन गए थे। तो जो माउंट विसुअस ज्वालामुखी है ये इटली में स्थित है, और ये बहुत ही खतरनाक विस्फोट इसके अंदर एक बार हुआ था 79वीं ईस्वी में, जो पोम्पई शहर को पूरी तरह इसने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। इसको पिलियन प्रकार का विस्फोट भी कहा जाता है। अब ये पिलियन नाम ये व्यक्ति थे, उसके नाम पर इसको रखा गया है। तो जो नारकोंडम ज्वालामुखी और माउंट विसुअस ज्वालामुखी ये दोनों ही ज्वालामुखी हैं, वो शांत ज्वालामुखी या सुप्त ज्वालामुखी है, जिसमें पहले कभी विस्फोट हुआ था, लेकिन भविष्य में बहुत समय पहले विस्फोट हुआ, लेकिन भविष्य में इसमें विस्फोट होने की क्या है? संभावना है। तो जो माउंट विसुअस है ये इटली में स्थित है। इसके अंदर बहुत ही खतरनाक विस्फोट हुआ था 79वीं ईस्वी में। तो उस समय इसने जो पोम्पई शहर था उसको पूरी तरह क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। और इसको पिलियन प्रकार का विस्फोटक भी बोला जाता है। और ये पिलियन जो नाम है ये एक व्यक्ति के नाम पर इसको रखा गया था, उसी ने इसको क्या किया था? डिफाइन किया था। इसलिए जो माउंट विसुअस है इसको पिलियन प्रकार का विस्फोट भी कहा जाता है। तो अभी हमने सक्रिय ज्वालामुखी और सुप्त ज्वालामुखी के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं निष्क्रिय ज्वालामुखी। किसकी बात करते हैं? निष्क्रिय ज्वालामुखी की। तो जो निष्क्रिय ज्वालामुखी है इनको मृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें मृत ज्वालामुखी या इनको एक्सटिंग्विश्ड वोल्केनो भी कहा जाता है। इसके अंदर बहुत लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं हुआ है, और इसके अंदर जो मैग्मा होता है वो पूरी की पूरी तरह क्या हो गया? समाप्त। जो इसके अंदर होता है ना रेड रेड सा जो था येलोइश, तो वो क्या हो गया? इसके अंदर पूरा समाप्त हो गया, हो चुका होता है, और भविष्य में ये कभी सक्रिय
नहीं होते होंगे, क्योंकि इसके अंदर पूरा मैग्मा समाप्त हो गया है, इसीलिए इसको मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो इसके अंदर लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं, इसके अंदर जो मैग्मा है वो पूरी तरह समाप्त हो गया है और ये भविष्य में कभी सक्रिय नहीं होते, इसीलिए इनको मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। इनके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे माउंट पोपा म्यांमार में है, कोहो सुल्तान ईरान में है, किलिमंजारो तंजानिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है कहाँ पर स्थित है, तो ये तंजानिया में स्थित है। एक चिमराजो है वो इक्वेडोर में स्थित है, और एक दोसी हिल है जो कहाँ पर स्थित है, भारत में स्थित है। ये पांचों के पांचों जो ज्वालामुखी, इसके अलावा और भी बहुत ज्वालामुखी है, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिन ज्वालामुखी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कैसे हैं, ये मृत ज्वालामुखी है। कैसे ज्वालामुखी हैं, माउंट पोपा जो म्यांमार के अंदर स्थित है, कोहो सुल्तान जो ईरान के अंदर स्थित है, किलिमंजारो जो तंजानिया के अंदर स्थित है, चिमराजो जो इक्वाडोर के अंदर स्थित है, दोसी हिल जो भारत के अंदर स्थित है। ये सारे के सारे कैसे ज्वालामुखी हैं, मृत ज्वालामुखी है। तो अभी हमने आपको सारे ज्वालामुखी के बारे में बताया, अब हम एक बार इनके बारे में एक बार और इनको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो बात की जाए जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की, तो जो ओजोस डेल साल्डो ज्वालामुखी है, ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ये चिले अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 6893 मीटर है। तो अगर बात की जाए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो ओजोस डेल साल्डो है। कौन सा है, ओजोस डेल साल्डो है। ये चिली अर्जेंटीना की सीमा पर है और इसकी लंबाई 6893 मीटर है। अब बात की जाए सबसे बड़ा, तो एक तो हो गया सबसे ऊंचा, तो मतलब ऊंचाई में, और एक हो गया चौड़ाई के अकॉर्डिंग। अगर सबसे बड़े की बात की जाए तो वो मोना लोआ है और वो हवाई द्वीप पर स्थित है। ये आयतन में सबसे बड़ा है। तो जो मोना लोआ द्वीप है वो आयतन में सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, और जबकि जो ओजोस डेल साल्डो है वो ऊंचाई में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अब बात की जाए समुद्र की, समुद्र के आधार से बात की जाए तो कुछ एक ज्वालामुखी ऐसा भी है जो समुद्र के अंदर स्थित है। अगर उसकी हम समुद्र से ऊंचाई की बात करेंगे तो समुद्र की ऊंचाई से सबसे ऊंचा ज्वालामुखी मोना केआ है, जो कहाँ पर स्थित है, हवाई द्वीप पर ही स्थित है। अगर हम समुद्र से ऊंचाई की बात करेंगे समुद्र तल से, तो समुद्र तल से जो सबसे ऊंचा है वो मोना केआ है, जो कहाँ पर स्थित है, हवाई द्वीप पर स्थित है। तो बेस, तो अगर हम समुद्र का जो तल होता है अगर उसको बेस मानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ऊंचा है वो कौन सा है, मोना केआ है, जो हवाई द्वीप पर स्थित है। अब बात की जाए सबसे सक्रिय की, तो जो सबसे ज्यादा सक्रिय है वो किलाउआ है। कौन सा है, जो किलाउआ है वो सबसे ज्यादा सक्रिय है, और इसके अंदर क्या होते हैं, विस्फोट होते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो एक्टिव है वो कौन सा है, किलाउ है, वो भी हवाई द्वीप पर स्थित है। अगर बात की जाए सबसे खतरनाक, तो सबसे खतरनाक है वो माउंट विसियस है। कहाँ पर स्थित है, इटली में। जो माउंट विसियस है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, और ये कहाँ पर स्थित है, इटली के अंदर स्थित है। इसने पोम्पी पूरे शहर को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो अगर सबसे खतरनाक की बात की जाए तो जो सबसे खतरनाक है वो माउंट विसियस है। इसने क्या किया, जो पोम्पी नाम का जो शहर था उस पूरे के पूरे शहर को क्या कर दिया था, इसने नष्ट कर दिया था। इसीलिए जो माउंट विसियस ज्वालामुखी है इसको सबसे खतरनाक ज्वालामुखी माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक बार विस्फोट हुआ था और वो इस विस्फोट इतनी तेज हुआ था कि लोगों को टाइम ही नहीं मिला संभलने का। तो इसीलिए ये सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है, और इसको किसके अंदर रखा जाता है, जो माउंट विसियस ज्वालामुखी है इसको शांत ज्वालामुखी में रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत पहले विस्फोट हुआ था, लेकिन भविष्य में इसके अंदर विस्फोट होने की संभावना है, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, शांत ज्वालामुखी के अंदर रखा जाता है। लेकिन ये सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है, क्योंकि जब इसके अंदर एक बार विस्फोट हुआ था तो इन्होंने पोम्पी के जो पूरा शहर है उसको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। अब बात की जाए एक है ऐतिहासिक विस्फोटक की, तो ऐतिहासिक विस्फोटक की बात की जाए तो वो क्राकाटोआ है, जो कहाँ पर स्थित है, जो इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। उसका नाम क्या है, क्राकाटोआ। इसके अंदर एक ऐतिहासिक विस्फोट हुआ था, और उस ऐतिहासिक विस्फोट है वो कौन सा माना जाता है, क्राकाटोआ को माना जाता है। किसको माना जाता है, क्राकाटोआ को ऐतिहासिक विस्फोटक माना जाता है। तो जो क्राकाटोआ है उसको ऐतिहासिक विस्फोटक माना जाता है। और एक सुपर ज्वालामुखी है वो कौन सा है, येलोस्टोन। जो येलोस्टोन है उसको क्या माना जाता है, उसको सुपर ज्वालामुखी माना जाता है। तो जो सुपर ज्वालामुखी है वो कौन सा है, येलोस्टोन है।
अब इसको सुपर ज्वालामुखी क्यों माना जाता है येलो स्टोन को? तो येलो स्टोन को सुपर ज्वालामुखी इसलिए माना जाता है क्योंकि जब ये विस्फोट होता है तो पूरे के पूरे महाद्वीप के मौसम को बदलने की क्या रखता है, ये ताकत रखता है। इसीलिए इसको येलो स्टोन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सुपर ज्वालामुखी कहा जाता है। जो येलो स्टोन ज्वालामुखी जो यूएसए के अंदर है, इसको सुपर ज्वालामुखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये विस्फोट होता है तो ये पूरे के पूरे महाद्वीप के जो मौसम है उसको बदलने की क्या रखता है, ताकत रखता है। तो ऐतिहासिक विस्फोटक की बात की जाए तो ऐतिहासिक विस्फोट के अंदर कौन सा आता है? तो ऐतिहासिक विस्फोट के अंदर क्राकाटोआ आता है। सबसे खतरनाक है वो माउंट विसियस है जो इटली के अंदर स्थित है। और सबसे सक्रिय की बात की जाए तो किलाउ ज्वालामुखी है, वो सबसे ज्यादा सक्रिय है। सबसे ऊंचे की बात की जाए तो ओसोस डेल साल्टो है। सबसे बड़े की बात की जाए तो मोना लोआ है। और बेस के आधार पर, समुद्र तल के आधार पर सबसे ऊंचे की बात की जाए तो कौन सा है, मोना केआ है। तो अभी तो हमने आपको ज्वालामुखी के 3 प्रकार के बारे में बताया था। उसके अंदर एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक सुप्त ज्वालामुखी और एक मृत और विलुप्त ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं? जिसमें निरंतर विस्फोट होते रहते हैं और उसके अंदर से धुआं, गैस और लावा का क्या होता रहता है, उद्गार होता रहता है, मतलब निकलती हुई रहती है। जबकि सुप्त ज्वालामुखी के अंदर लंबे समय तक वो शांत है। उसके अंदर पहले विस्फोट हुआ था, कभी पहले, बहुत पहले विस्फोट हुआ था, लेकिन किसी भी समय उसमें अचानक विस्फोट हो सकता है, इसलिए उसको शांत ज्वालामुखी कहते हैं। और एक होता है मृत या विलुप्त ज्वालामुखी। तो इसके अंदर भविष्य में कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं है। ये पूरी तरह पानी से भर सकता है और ये झील बन सकता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मृत या विलुप्त ज्वालामुखी। क्योंकि ये पूरी तरह पानी से भर सकता है या झील बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं है। इसके अंदर जो मैग्मा है वो पूरी तरह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी के अंदर जैसे बैरन द्वीप भारत का है, स्ट्राम्बोली जो इटली का है, ये सक्रिय ज्वालामुखी के अंदर आते हैं। जैसे नारकोंडम भारत का है, वो सुप्त ज्वालामुखी के अंदर आता है। ऐसे माउंट पोपा म्यांमार का, किलिमंजारो जो अफ्रीका का है, ये किसके अंदर आते हैं, मृत ज्वालामुखी के अंदर आते हैं। तो अभी हमने ज्वालामुखी को सक्रियता के आधार पर पढ़ा। अब हम इसे आकार के आधार पर समझते हैं। तो अगर आकार के आधार पर बात की जाए तो आकार के आधार पर भी ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। एक ढलाकार जिसको इंग्लिश में सिल्डेड कहा जाता है, एक शंक्वाकार जिसको सिंडर कोन कहा जाता है, और एक कौन सा होता है, मिश्रित होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिल्ड ज्वालामुखी की। किसकी बात करते हैं, सिल्ड ज्वालामुखी की। तो ये सिल्ड के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, सिल्ड के आकार के होते हैं। इनकी चौड़ाई अधिक होती है लेकिन इनकी ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं, इनकी जो हाइट होती है वो कम होती है, बट इनकी जो चौड़ाई होती है वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है। और इसमें जो पतला लावा है वो कहाँ तक फैलता है, दूर तक फैलता है। और इसके जो विस्फोट होते हैं वो कैसे रहते हैं, कम खतरनाक रहते हैं। तो जो सिल्ड आकार के ज्वालामुखी होते हैं, इनकी चौड़ाई अधिक होती है लेकिन इनकी ऊंचाई कम होती है। पतला लावा होता है वो इसमें दूर तक फैलता है और इसमें जो विस्फोट होते हैं वो कम खतरनाक होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे शंक्वाकार ज्वालामुखी की। किसकी बात करते हैं, सिंडर कोन या शंक्वाकार ज्वालामुखी की। तो जो सिंडर कोन ज्वालामुखी, जिसको हम शंक्वाकार ज्वालामुखी बोलते हैं, ये शंकु के समान होते हैं। इसके अंदर राख, धूल और पत्थर से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, ये राख, धूल और पत्थर से बने होते हैं। जल्दी बनते हैं और जल्दी क्या हो जाते हैं, समाप्त होते हैं। जो सिंडर कोन ज्वालामुखी हैं, ये जल्दी बनते हैं और जल्दी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और इनका जो मुख है वो कैसा दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। तो जो सिंडर कोन ज्वालामुखी है, इनका जो मुख होता है वो कैसा दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। इसके अंदर राख, धूल और ये पत्थर से बने होते हैं। ये जल्दी ही बनते हैं और जल्दी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और इनका जो मुख है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। अब बात करते हैं तीसरे की, मिश्रित ज्वालामुखी की। इसकी बात करते हैं, मिश्रित ज्वालामुखी की बात करें तो ये शंकु के आकार के ही होते हैं। ये भी जो शंकु के आकार के होते हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई अधिक होती है और इनकी जो ढाल होती है वो कैसी होती है, तीखी होती है। तो जो मिश्रित ज्वालामुखी होते हैं, जिनको कंपोसाइट वोल्केनो कहा जाता है, ये शंकु के आकार के ही होते हैं, बट इनकी ऊंचाई अधिक होती है और इनकी ढाल है वो कैसी रहती है, तीखी रहती है। इसके अंदर लावा और राख की परतों से ये बने होते हैं
और विस्फोट इसके क्या होते हैं, अधिक खतरनाक होते हैं। जो मिश्रित ज्वालामुखी टाइप के जो ज्वालामुखी होते हैं, इसके जो विस्फोट होते हैं वो कैसे रहते हैं, अधिक खतरनाक रहते हैं। तो मैंने आपको ज्वालामुखी को आकार के आधार पर बताया, तो ये 3 टाइप के होता है। एक सिल्ड ज्वालामुखी होता है, एक सिंडर कॉन होता है और एक मिश्रित ज्वालामुखी होते हैं। तो सिल्ड ज्वालामुखी होते हैं वो चौड़ी ढाल जैसी आकृति, इनकी ऊंचाई कम होती है, इनका फैलाव विस्तृत होता है और इनका जो लावा होता है वो पतला लावा होता है। सिंडर कॉन ज्वालामुखी ये छोटे शंकु की आकृति के होते हैं, ये राख और चट्टानों से बने होते हैं और ये बहुत खड़ी ढलान होती है। जो मिश्रित ज्वालामुखी है ये ऊंचे और सुंदर आकृति के होते हैं, इसके अंदर लाव और राखा की परतें होती हैं, इनको स्ट्रेटोवोल्केनो भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इनको स्ट्रेटोवोल्केनो भी बोला जाता है। और जो मिश्रित ज्वालामुखी है, ये वाले जो टाइप के ज्वालामुखी होते हैं यही खतरनाक होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक होते हैं वो मिश्रित ज्वालामुखी होते हैं। जैसे इनके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मोना लोआ है, लेकिन ये आपसे एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, ये आपको याद नहीं रखना है। बस आपको इतना याद रखना है, 3 टाइप के होते हैं, एक सिल्ड ज्वालामुखी होता है, एक सिंडर कॉन होता है और एक मिश्रित ज्वालामुखी होते हैं। और जिसके अंदर सबसे जो खतरनाक ज्वालामुखी होता है वो मिश्रित ज्वालामुखी होता है। ये दिखने में ऊंचा और सुंदर आकृति के दिखाई देते हैं और इस पे लावा और राख की क्या रहती हैं, परतें रहती हैं। और जबकि जो सिंडर कॉन है वो राख और चट्टान से बना होता है, बहुत खड़ी क्या होती है, इसकी ढलान होती है। और जो सिल्ड ज्वालामुखी होते हैं ये कम ऊंचाई के होते हैं और इनकी जो ढाल होती है वो कैसी रहती है, चौड़ी रहती है। अब बात करते हैं हम रिंग ऑफ फायर की। किसकी बात करते हैं, रिंग ऑफ फायर, जिसको हिंदी में प्रशांत अग्निवलय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रशांत अग्निवलय बोला जाता है। और ये किस में पाया जाता है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। तो रिंग ऑफ फायर को हिंदी में प्रशांत अग्निवलय कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर को हिंदी में प्रशांत अग्निवलय कहते हैं। ये पैसिफिक ओशन, जिसको हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं, कि चारों ओर बना एक विशाल घेरा है और यहाँ सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो जो ये रिंग ऑफ फायर है, यहीं पर सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी, ये देखिए यहाँ पे देखिए छोटे छोटे जितने ज्वालामुखी हैं, तो जो सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी मिलेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे, इसी रिंग ऑफ फायर के अंदर पाए जाते हैं। तो रिंग ऑफ फायर को हिंदी में प्रशांत अग्निवलय कहते हैं। ये पैसिफिक ओशन के चारों ओर बना एक विशाल घेरा है, यहाँ सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगर बात की जाए तो दुनिया के जो 75% ज्वालामुखी हैं वो इसी प्रशांत महासागर के अंदर ये रिंग ऑफ फायर के पर आते हैं और 90% भूकंप इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर, जिसको प्रशांत अग्निवलय बोलते हैं, इसके अंदर दुनिया के 75% ज्वालामुखी आते हैं और जो 90% भूकंप क्षेत्र है वो इसी के अंदर आता है। और ये सबसे खतरनाक भूकंपीय क्षेत्र है। जो रिंग ऑफ फायर वाला जो एरिया है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक भूकंपीय क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये पूरे पैसिफिक ओशन के चारों ओर फैली हुई है। और जो ये रिंग ऑफ फायर है, ये प्रशांत अग्निवलय, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये पूरे प्रशांत महासागर के चारों ओर फैली हुई है। अगर प्रमुख स्थान की बात की जाए तो इसके अंदर जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चिले, यूएसए का कैलिफोर्निया और अलास्का वाला हिस्सा इसके अंदर आता है। तो वहां पर ये क्या हुआ है, रिंग ऑफ फायर फैली हुई है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके यही है कि 75% ज्वालामुखी यहीं पर आते हैं और जो 90% भूकंप भी इसी क्षेत्र में आते हैं और इसको सबसे खतरनाक भूकंपीय क्षेत्र भी बोला जाता है। तो अभी तक हमने ज्वालामुखी के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ज्वालामुखी क्या है, तो ज्वालामुखी क्या है, लावा के निकलने का क्या है, स्थान है। क्या है, जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है वो इसी ज्वालामुखी से कहाँ निकल के आता है, बाहर निकल के आता है। तो ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से लावा, गैस और राख कहाँ निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। मैग्मा और लावा में क्या अंतर है, तो पृथ्वी के अंदर जब वो रहता है तो उस पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है, लेकिन जब वो ज्वालामुखी विस्फोट के साथ में ज्वालामुखी के मुख से जब वो बाहर निकल के आ जाता है तो मैग्मा, तो उसको क्या बोला जाता है, लावा बोला जाता है। तो जो अंदर होता है उसको मैग्मा बोलते हैं और जब वो बाहर आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। तो पृथ्वी के अंदर मैग्मा और बाहर निकलने पर लावा कहलाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो कौन सा है, ओजोस डेल साल्डो है। कौन सा है,
ओजोस डेल साल्डो है वो उसका सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो जो ओजोस डेल साल्डो है ये चिली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये एंडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना और चीनी के वहाँ पर स्थित है और ये एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए 6,853 मीटर है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? साउथ अमेरिका में। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो जो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? बैरनदीप ज्वालामुखी है। कौन सा है? ये जो बैरनदीप ज्वालामुखी है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार पर स्थित है। क्रेटर क्या होता है? तो क्रेटर किसे कहते हैं? जो ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसी को क्या बोला जाता है? क्रेटर कहा जाता है। और जब ये मुख बड़ा हो जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? कोलोडेरा कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो ज्वालामुखी विस्फोट का जो मुख्य कारण है वो क्या है? पृथ्वी के अंदर दबाव है। क्या है? जो अंदर का जब दबाव बढ़ता है तो उसी के कारण क्या उत्पन्न होता है? विस्फोट उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, लावा ठंडा होकर क्या बनता है? तो जब लावा ठंडा होता है तो उसी से क्या बनती है? चट्टान बनती है। क्या बनती है? चट्टान बनती है। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है वो बाहर निकल कर आता है। और जब पृथ्वी के अंदर मैग्मा बाहर निकल के आता है तो वो लावा कहलाता है। और जब ये लावा ठंडा होता है तो उससे क्या बनती है? चट्टान बनती है। निष्क्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो लंबे समय से जो ज्वालामुखी शांत है वो लंबे समय से फटे नहीं है लेकिन भविष्य में फटने की संभावना है, उन्हीं को क्या बोला जाता है? निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जो लंबे समय से क्या है? शांत है। मृत ज्वालामुखी क्या है? ऐसे ज्वालामुखी जिनके फटने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, तो उन ज्वालामुखी को क्या बोला जाता है? मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो कभी भी जो नहीं फटने वाले ज्वालामुखी है उनको मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। जो ज्वालामुखी अब कभी सक्रिय नहीं होगा। ज्वालामुखी राख क्या होती है? तो जो ज्वालामुखी राख होती है वो क्या होते हैं? धूल जैसे कण होते हैं। क्या होते हैं? ये सूक्ष्म कण होते हैं जो विस्फोट के समय कहाँ निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। तो ये कैसे होते हैं? जो ज्वालामुखी राख होती है ये धूल जैसे कण होते हैं। शिल्ड ज्वालामुखी की विशेषता क्या है? तो शिल्ड ज्वालामुखी की जो ढाल होती है वो कैसी होती है? समतल ढाल होती है। कैसी ढाल होती है? समतल ढाल होती है। तो इनका ढाल बहुत कम होता है लेकिन इनका जो फैलाव होता है वो कैसा रहता है? अधिक होता है। सिंडर कौन ज्वालामुखी कैसे होते हैं? तो सिंडर ज्वालामुखी होते हैं ये छोटे होते हैं लेकिन कैसे होते हैं? खड़े होते हैं। कैसे होते हैं? जो सिंडर कौन ज्वालामुखी है वो छोटे होते हैं लेकिन खड़े रहते हैं। उनकी जो ढाल होती है वो कैसी रहती है? तीव्र रहती है। ज्वालामुखी अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो जो ज्वालामुखी होते हैं वो अधिकतर प्लेटों की सीमाओं पर होते हैं। कहाँ होते हैं? मैंने आपको बताया था जो पृथ्वी है उसके अंदर जो बहुत सारी प्लेटों से बनी हुई है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं वो कितनी है? 7 है। तो जो ये प्लेट्स की जो सीमाएं होती हैं, जो किनारे होते हैं, वहीं पर अधिकतर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो जो रिंग ऑफ फायर है वो कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। लावा का तापमान कितना होता है? जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो पृथ्वी से जो नीचे से मैग्मा निकलकर बाहर आता है जिसको हम लावा कहते हैं, अगर उसका टेम्परेचर की बात की जाए तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 700 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। कैल्डेरा क्या है? तो जो कैल्डेरा होता है जो छोटा क्रेटर, छोटा गड्ढा होता है, जो ज्वालामुखी का मुख होता है उसको क्रेटर बोलते हैं। लेकिन जब वो बड़ा गड्ढा बन जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है? कैल्डेरा कहा जाता है। तो बड़ा धसा हुआ क्रेटर को ही क्या बोला जाता है? कैल्डेरा कहलाता है। ज्वालामुखी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ज्वालामुखी का अध्ययन है उसको ज्वालामुखी विज्ञान कहते हैं। और कभी कभी इसको इंग्लिश में दिया जाता है तो इंग्लिश में देंगे तो क्या बोलेंगे? इसको वोल्केनोलॉजी। क्या बोला जाता है? वोल्केनोलॉजी कहते हैं। ज्वालामुखी के कारण मिट्टी कैसी होती है? तो ज्वालामुखी होते हैं उसके कारण जो मिट्टी होती है वो कैसी हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। कैसी हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।